नमस्कार दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जोरदार फटकार लगाया है। कारण आप जानते हैं, 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी थी एसबीआई को, लेकिन एसबीआई ने ये जानकारी साझा नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि 12 मार्च शाम तक, देर शाम तक ये सारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे दिया जाए और चुनाव आयोग उसे 15 तारीख तक सार्वजनिक कर दे, अपनी वेबसाइट में डाल दे और ताकि नागरिक देख सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच जो चीजें हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो फटकार लगाया है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर के, उस मुद्दे से संबंधित जो जानकारियां अभी चल रही थी, हेडलाइन बनी हुई थी देश और दुनिया की, उन खबरों को छुपाने के लिए भारत सरकार के द्वारा सीएए का सिबोखा छोड़ दिया गया है। सीएए वह कानून है, वह नागरिकता संशोधन कानून है जो 2019 में ही पारित हो चुका है और उसे 4 साल 3 महीने के लेट लतीफी के बाद जो है लागू किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो वर्तमान समय में जो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सीएए से बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके तहत कितना धन किस राजनीतिक दल को मिला है पता चल जाएगा और उसके बाद पूरे देश में बवाल कटने वाला है, क्योंकि यह गुप्त चुनावी चंदे के रूप में मिलता था जिसे जानने का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया था। तो यह जानकारी जब सामने आ जाएगी तो उंगली उठनी शुरू हो जाएगी सत्ता पक्ष के लिए ऊपर भी, और जिनको जितना धन मिला है, जहां से मिला है उसके बारे में भी। और इनसे भी बड़े बड़े मुद्दे देश में भी हैं। मणिपुर जल रहा है एक तरफ, पूरी तरीके से अभी भी अशांत बना हुआ है मणिपुर, जहां पर किस प्रकार से जो है गतिविधियां हो रही है वो तो जानकारी निकल करके भी नहीं आ रही है। आपने देखा बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया भी गया है। तो वो दो समुदाय के बीच आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, मणिपुर अभी भी चल रहा है। अभी आपने देखा मणिपुर के ही एक बॉक्सर हैं जो विदेशी जमीन पर गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि प्रधानमंत्री जी आप एक बार मणिपुर आइए, एक बार मणिपुर के लोगों के साथ मिलिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े जो मुद्दे अभी उभर करके आए हैं, जिनसे मोदी सरकार की छवि खराब हो रही है, जिनको लेकर के मोदी सरकार पर उंगली उठ रही है, उनको छुपाने के लिए सीएए का सिबूखा छोड़ दिया गया है ताकि गोदी मीडिया को एक चारा मिल जाए हेडलाइन बनाने का और दिन रात वो डिबेट करा सके सीएए पर। वो उस डिबेट पर, उस चर्चा और उस टॉपिक पर डिबेट कराने की कोशिश कर रहे हैं जो चर्चा होकर के समाप्त हो गई है 2019 में ही। आपको मैं बता देता हूं सीएए है क्या। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम है, 2019 में इसे पारित किया गया है। भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया है और वो बाद में भारत आ गए हैं, शरणार्थी के रूप में रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांग चुके हैं, उन्हें इसके तहत नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में। और ध्यान रखिएगा, इसके तहत 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, 6 अल्पसंख्यक कम्युनिटी को ही नागरिकता देने की बात कही गई है, जिनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं। यानी कि इस कानून से बाहर जो है मुस्लिमों को रखा गया है। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्रों की श्रेणी में है। तो वहां पर इस्लाम को मानने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं होता है और बाकी जो धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, उनके साथ वहां पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। तो वहां से जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर के शरण लेकर के रह रहे हैं और नागरिकता की मांग की है, तो उन्हें नागरिकता दिया जाएगा, ऐसा कानून है सीएए। और इसी को अभी लागू किया गया है, चुनाव से पहले ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इसे लागू किया गया है। इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल क्या ट्वीट कर रहे हैं आप सुनिए। दरअसल देश पर राज करने के बाद एक एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं।
कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए यह गंदी राजनीति कर रही है। यह देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। इसको लेकर के रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, 5 साल तक गोदी मीडिया खामोश था। ये सिर्फ गोदी मीडिया को खुराक देने के लिए किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उसकी खबर से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग भावुक और बेचैन हो जाएं, हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों में ललकारने का जोश पैदा हो जाए। 400 सीट आ ही गई है तो फिर भावुकता का सहारा क्यों? चंदे की चोरी पर पर्दा क्यों? इसको लेकर के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश वो ट्वीट कर रहे हैं, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। यानी कि सीधा सा है, हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास करने के लिए सीएए का सिबूखा छोड़ा गया है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा जो गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के विपक्ष चिल्ला रहा है, जिसको लेकर के देश की जनता चिल्ला रही है कि किसको कितना चंदा मिला है, अडानी अंबानी से किसको कितना चंदा मिला है, यह जानकारी स्पष्ट हो जाएगी तो थू होने वाली है यहां पर बीजेपी की, मोदी सरकार की। इसलिए यह हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सीएए का सिबूखा अभी छोड़ दिया गया है, ऐसा स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, सीएए और एनआरसी जब दोनों को मिलाया गया तो इसके खिलाफ जो है शाहीन बाग में उग्र आंदोलन प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसके पश्चात जो है कई प्रकार के जो है आंदोलन और दंगे हुए थे देश में। तो ये एक प्रकार से ध्रुवीकरण के लिए भी सीएए का सिबूखा चुनाव से पहले छोड़ा गया है, ताकि आपस में हम बटे लड़े। और आपको पता है कि आपस में बटने लड़ने और ध्रुवीकरण से फायदा बीजेपी को होता है, चुनाव में डायरेक्ट रूप से फायदा बीजेपी को होता है। इसको लेकर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी, पीएम केयर फंड का भी देना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। आपको पता है साउथ के एक एक्टर हैं सुपरस्टार विजय थालापति, वो ट्वीट कर रहे हैं, सीए मंजूर नहीं, तमिलनाडु सरकार इसे लागू ना होने दे। यानी कि सीएए के खिलाफ हैं विजय थालापति। वो कह रहे हैं, एक्टर थालापति विजय ने सीएए लागू किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 की तरह का कोई भी कानून भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने को तैयार हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून तमिलनाडु में लागू न हो।
इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कल जब सीएए को लागू करने की घोषणा की गई तो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बंगाल में इसे हम लागू नहीं होने देंगे, ऐसी बात ममता बनर्जी ने कही है। दूसरा, आपको पता ही है वर्तमान समय में जो है खबरों का युद्ध शुरू हो चुका है और खबरों से खबर मारी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश दे रहा है अभी एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए, उसको छुपाने के लिए, उस खबर को छुपाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये सीए का सिबुखा भी छोड़ दिया गया है ताकि हम आपस में उलझ जाएं और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा धीरे से कहीं खसक जाए और मणिपुर जैसे मुद्दे गायब कर दिए जाए। तो ये चुनाव के वक्त का समय है, थोड़ा सा धैर्य बना करके शांति से समझने का वक्त है और बरगलाना इनकी हावी है, छवि है और हमको बरगला नहीं है। तो इसको लेकर के आगे क्या खबरें निकल करके आती हैं इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।